भारत तक अब नए अंदाज में। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं, जो हिल्ली का हमला था वो उस थिएटर में सबसे पहला हमला था। वो हमला के लिए हमारी पलटन को खास तौर पे कमांड हेडक्वार्टर की तरफ से चुना गया था। उसका मेन कारण ये था कि 69-70 में 68 to 70 तक हमारी पलटन नागालैंड, मणिपुर और बर्मा बॉर्डर के ऊपर तैनात थी। वहां पर हमने जो हॉस्टाइल एलिमेंट था, नागाज हॉस्टाइल एलिमेंट जो चाइना से ट्रेन होके आते थे, और कुछ एलिमेंट जो मणिपुर के थे हॉस्टाइल एलिमेंट, उनके बरखिलाफ पलटन ने बहुत जानदार कार्रवाई की थी और पलटन को ऑनर बटालियन का खिताब मिला था। 2 साल लगातार उस डिवीजन में ऑनर बटालियन घोषित की गई थी पलटन। तो ये बैकग्राउंड होते हुए जब ईस्टर्न कमांड के अंदर ही था ये ऑपरेशन और कमांड हेडक्वार्टर हमारी पलटन की क्षमता को जानता था, इसलिए हमारी पलटन को खास तौर पे इस ऑपरेशन के लिए चुना गया और हमने इसको बहुत भारी, हमारे कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल शमशेर सिंह साहब MVC, उन्होंने बहुत भारी इसको एक सम्मान समझा कि पलटन को बहुत अच्छा मौका मिला है अपनी बहादुरी दिखाने के लिए। अभी आपने पूछा है कि वो रात कैसी थी। वो रात साहब क़यामत की रात थी। वो रात थी डू और डाई की, क्योंकि ये पहला हमला था। हमारी तरफ से ये हमारे जज्बा था कि हमला किसी भी सूरत में भारी से भारी भी कुर्बानी देनी पड़े तो ये हमला फेल नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से मैं सोचता हूं कि पाकिस्तानी जो पलटन लगी हुई थी वो भी यही सोच रहे होंगे कि ये पहली झड़प है हिंदुस्तान के साथ और दे शुड ऑल्सो पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। तो दोनों तरफ जो बाद में पता लगा, एक तरफ 8 गार्ड्स जिसको अष्टम महान बोलते हैं और हमारे ट्रूप्स ईस्टर्न यूपी, सेंट्रल यूपी, भिंड, मुरैना, फरुखाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, आजमगढ़, इस इलाके के हमारे ट्रूप्स हैं। और इसके अलावा पूरे भारतवर्ष की जितने क्लासेस हैं, कुछ चुने हुए, कुछ गुजरात से और कुछ राजस्थान से, कुछ हरियाणा से, ऐसे ट्रूप्स से, तो चुने हुए जो ट्रूप्स हैं और बड़ी बहादुर कौमों से जो ताल्लुक रखते हुए हैं, वो इस बटालियन की फॉर्मेशन थी। तो उस तरफ 4 फ्रंटियर फोर्स लगी हुई थी, जो बाद में हमें पता लगा। जब उन्होंने सरेंडर किया तो उसके बाद पता लगा कि उधर 4 फ्रंटियर फोर्स थी। वो आपने उनको लिखते हैं अपने ब्रैकेट के अंदर, जैसे हम लिखते हैं अष्टमहान हिली, वो लिखते थे द 52। उस पलटन को 52 अवार्ड मिले हुए थे। तो आप समझ लें कि ये जो महारथियों का टकराव था, इट वॉज द बैटल ऑफ ग्लैडिएटर्स, टाइटन्स। तो हमें यह था कि किसी भी तरह से हमला फेल नहीं होना चाहिए। तो साहब वो क़यामत की रात ऐसे थी कि आमने सामने हम खड़े थे। मौत और जिंदगी के बीच में सिर्फ 800 या 900 गज का फर्क था, या हम नहीं या वो नहीं। साहब इन्फेंट्री की लड़ाई इस तरीके से होती है कि जब आखिर में जिस दिन क़यामत का दिन होता है और डे ऑफ जजमेंट होता है, उस दिन सिर्फ आपकी काबिलियत, आपकी ट्रेनिंग, आपका जज्बा और आपका पलटन और देश के लिए प्रेम, वो ही आपको आगे जाने के लिए उकसाता है। तो वो मौत और जिंदगी में सिर्फ 800 गज का फर्क था और हमारे जियाले जांबाज उतावले थे कि कब एच आवर आए और हम कुछ कर मिटें और करके कुछ दिखाएं। ऐसी रात थी साहब, दोनों तरफ से जज्बा भरपूर था। हमारे को थोड़ा डिसएडवांटेज ये था कि ऊपर की पॉलिसी के कारण या क्या हुआ होगा
ऊपर से क्या हुक्म थे या टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या थी, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत नहीं थी। तो जो भी हम दुश्मन के बारे में खबरें हासिल कर सके, वो पुरानी एयर फोटोज को इंटरप्रेट करके या अपनी तरफ रहते हुए ऑब्जर्वेशन से जो जो हमने आई स्केच बनाए और जो जो हमें दुश्मन के बारे में या उनकी हरकत के बारे में पता लगा, उसको देखते हुए हमने अपनी योजना लड़ाई की बनाई। पर जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली, हमने सोचा ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, हमारा ये अटैक कामयाब होना चाहिए। तो ये थी साहब उस दिन की रात। दुश्मन बंकरों में था। वो बंकर 2-2 मंजिला बंकर थे साहब। बंकर के ऊपर बंकर था। उसने कोऑर्डिनेटेड मशीन गन्स, हैवी मशीन गन, लाइट मशीन गन्स और माइनफील्ड, कोऑर्डिनेटेड माइनफील्ड, एंटी एंड पर्सनल माइनफील्ड लगाई हुई थी। बीच में माइनफील्ड में फ्रेगमेंटेड माइनफील्ड थी। और इतना ही नहीं, उसने माइनफील्ड के अंदर नेस्ट बनाए हुए थे जो कि एमएमजी, एलएमजी की डेट के से ऑक्युपाई किए हुए थे उसने। और नुकसान पहुंचाने के बाद वो डेट जो थे, उनको हुक्म था कि वो मेन डिफेंसेस के ऊपर फॉल बैक कर जाएं। हम ओपन में थे, जैसे कि सब अटैकर ओपन में होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऑड्स डिफेंडर के फेवर में कितने हैं और अटैकर के फेवर में कितने हैं। पर हमारे फेवर में ये था, रात का अंधेरा हमारी फेवर में था। आर्टिलरी फायर बहुत भयानक था हमारी तरफ से, और इतना आर्टिलरी फायर हमारे को अवेलेबल था कि मेरे पैर के नीचे से जमीन को मैंने हिलता देखा बारूद जब फटा आर्टिलरी का, और ऐसे लगता था जैसे कि एक मिनी अर्थक्वेक आया हुआ है। तो ये अंदाजा था साहब उस रात का, और ये पता था कि या वो नहीं या हम नहीं। वो ये हुआ कि जब हमने असॉल्ट, मेरे राइट साइड में अल्फा कंपनी थी, हम बाएं तरफ असॉल्ट कंपनी थे। तो जैसे ही साहब हम आगे बढ़े, कुछ दिन तक तो जमीन खुश्क थी, पर जब 150-200 मीटर हम आगे बढ़े तो वहां पर काफी दलदल का इलाका का हमें सामना करना पड़ा, क्योंकि बांग्लादेश में ज्यादा पैडी फील्ड थी। वो चावल की खेती करते हैं, और चावल की खेती, ताकि हालात वहां अच्छे नहीं थे, फायरिंग हो रही थी, शेलिंग हो रही थी, और बीच बीच में वो काफ़ी लोकल उनको डिस्टर्बेंस थी। तो जो गांव वाले खेती छोड़ के भागे हुए थे कहीं ना कहीं, तो काफ़ी देर से वो खेती कटी नहीं थी। तो इसलिए खेती के ऊपर भी काफ़ी घास आया हुआ था, पर नीचे पानी था, और वो पानी कई बार एयरफील्ड फोटो से भी कई जगह पे नहीं दिख नहीं पा रहा था। तो जैसे ही हम सब आगे पहुंचे, सबसे पहले तो हमें माइनफील्ड्स को कन्फ्रंट करना पड़ा। तो जैसे ही माइनफील्ड को हमने कन्फ्रंट किया, तो मेरे पास पायनियर प्लूटून की एक डिटैचमेंट थी। उसका एक लड़का, उसको हुक्म दिया कि तुम आगे जाओ और बेंगलोर टारपीडो फायर करो। वो लड़का गुजराती लड़का था, मोस्ट प्रॉब्ली उसका नाम था गोयल भाई। वो आगे बढ़ा साहब, सिर्फ 2 साल की सर्विस थी उसकी, 2 साल से भी कम, मेरे ख्याल 11 या 12 महीने का रिक्रूट ही था, अभी पलटन में आया। वो आगे बढ़ा साहब, उसने बेंगलोर टारपीडो फायर किया और तार में से गैप बनाया। जब उसने तार में से गैप बनाया तो मेरे साथ जो थे कंपनी हेडक्वार्टर के और बाएं वाली प्लूटून के आदमी, हम गैप से आगे बढ़े। अभी तक दुश्मन ने फायर नहीं खोला, वो फायर होल्ड करके बैठे हुए थे। और इस टाइम में हमारे ऊपर थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कोई कोई 1-1, 2-2 ब्रस्ट फायर होना शुरू हो गया, जिससे अनफॉर्चुनेटली मेरी जो ऑपरेटर था, रेडियो ऑपरेटर, वो जख्मी हो गया। और जब मैंने मुड़ के देखा पीछे, तो मेरे हाथ में सिर्फ बात करने के लिए वो स्विच पड़ा हुआ, जो कि जिसे कम्युनिकेशन के लिए कहते हैं हैंडसेट, वो हाथ में है और ऑपरेटर जख्मी पड़ा हुआ है। उस टाइम में ये था कि आगे चलना है सिर्फ।
तो जब हम तारों में से निकल रहे थे तो उस टाइम में मेरे को बाएं तरफ से इधर स्प्लिंटर लगा एक पैर के ऊपर, पैर में स्प्लिंटर लगा। तो मैंने देखा कि कोई बात नहीं, जोश बहुत था, दर्द नहीं हो रही थी उस टाइम में। फिर आगे बढ़े साहब, इतनी देर में जैसे ही हम तकरीबन 300 गज से 250 गज दूर रह गए दुश्मन से, उन्होंने फायर शुरू कर दिया साहब। जब फायर शुरू किया तो काफी कोऑर्डिनेटेड डेडली फायर था। इससे पहले हमारी जो राइट साइड की प्लेटून थी उसमें हमारे जो सूबेदार राज बहादुर साहब थे, अनफॉर्चुनेटली साहब वो फ्रेगमेंटेशन माइन से जख्मी हो गए। वो जख्मी होते हुए भी उन्होंने अपनी प्लेटून को बोला कि आगे बढ़ो, और साथ साथ क्रॉल करते रहे साहब। जैसे ही क्रॉल करते रहे, आगे जब उनके रेंज में आए दुश्मन के बंकर, हैंड ग्रेनेड उन्होंने दुश्मन के बंकर के ऊपर, 2 बंकरों के ऊपर फेंका, और उसके बाद में उनको छाती के ऊपर ब्रस्ट लगा और उधर ही वो वीर गति को प्राप्त हो गए। इसी तरीके से जो मेरे साथ राइट प्लेटून थी, वो उसको कमांड कर रहे थे नायब सूबेदार मोहम्मद नीम साहब। मोहम्मद नीम साहब इतने बहादुर जेसीओ थे कि सबसे पहले उनकी प्लेटून जो थी वो ऑब्जेक्टिव के पास पहुंची। उससे पहले उनको एक ब्रस्ट लग चुका था। फिर भी वो क्रॉल करते हुए जवानों को एक्सहॉर्ट करते हुए कि आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, और पूरा कमांड एंड कंट्रोल हासिल करते हुए वो अपनी जगह में बने रहे। अब क्या हुआ, जब सुबह हुई तो विड्रॉ करता हुआ आदमी, क्योंकि काफी हमने दुश्मन के ऊपर भी चोटें मार चुके थे, काफी उनकी नुकसान हो चुका था। तो उस टाइम में क्या हुआ, दुश्मन का जो विड्रॉ करते हुए आदमी जा रहे थे, उन्होंने 2 आदमियों को शूट किया। तीसरा जो विड्रॉल कर रहा आदमी था वो वापस आया, उसने देखा कि साहब को गोली लगी हुई है, ब्रस्ट लगा हुआ है, अब ये आखिरी सांसों में है। उसने अपना माइंड चेंज करके इनके साथ गुत्थम गुत्था हो गया और इनके छाती के ऊपर 2 गोली और उसने मारी और ये वीर गति को प्राप्त हो गए। साथ ही हमारा एक नायक रामदीन, उसने जगह पकड़ ली। जब साहब जख्मी हुए तो नायक रामदीन ने जगह पकड़ ली। नायक रामदीन साहब LMG लेके, उसका जो सेक्शन कमांडर था नायक महादेव, जब वो कैजुअल्टी हुआ तो इसने सेक्शन की कमांड ले ली। ये क्रॉल करता हुआ, आगे क्रॉल करता हुआ गया, दुश्मन के बंकर के ऊपर इसने चार्ज किया 3 जवानों के साथ, और जो उनका लूप होल होता है बंकर का, उससे ग्रेनेड फेंका और 2 बंकर इसने उड़ाए। उसके बाद इसको ब्रस्ट लगा, ये वीर गति की से प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से वो रात, मैंने आपको बताया कि क़यामत की रात थी। एक आदमी को गोली लगती थी तो दूसरा उसकी जगह पकड़ लेता था, दूसरे को लगती थी तो तीसरा पकड़ लेता था। उस दिन हर एक जवान अपना अपना कमांडर था, हुक्म देने की जरूरत नहीं थी, उसको पता था मैंने क्या करना है। क्योंकि लड़ाई से पहले सिखलाई इस तरीके से की थी हमारी पलटन की, हमारे जो CO साहब कर्नल शमशेर सिंह साहब ने दी थी कि सबको पता था अपने टास्क में क्या करना है। तो मैं तो ये कहूंगा कि हर एक जवान अपना कमांडर था, और एक जब गिरता था तो दूसरा उसकी जगह पकड़ लेता था। तो ये था साहब उस दिन का अंदाजा, और ये नहीं पता था कि सुबह तक क्या होगा। इतना पता था जो सामने है वो दुश्मन है, वो बच के नहीं जाना चाहिए। तो साहब ये था। उसके बाद में क्या हुआ साहब, तो अभी तक मेरे को जब इधर लग चुकी थी तार के साथ और एक स्प्लिंटर लग चुका था, तो अभी पैर मेरा भारी होने लगा, तो थोड़ा सा ब्लीडिंग भी होने लगी। तो मेरे साथ मेरा एक जो कंपनी हेडक्वार्टर में जवान थे, हवलदार मेजर था, उसने बोला साहब आपको पीछे ले जाते हैं। मैं कहा नहीं, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो हम लोग उधर अपना डटे रहे। इसके बाद में क्या हुआ कि साहब जब सुबह का टाइम आया, तकरीबन अर्ली मॉर्निंग, मेरे ख्याल रात को 3:30-4 का, क्यों उधर तो सूरज जल्दी 5 बजे सूरज निकल आता है इस पाकिस्तान में। तो जब 3:30-4 बजे का टाइम आया तो उस टाइम में फिर उनकी शेलिंग शुरू हो गई। जब शेलिंग शुरू हुई तो उस टाइम में मेरे को इधर बाएं तरफ और छाती में स्प्लिंटर लगा। भगवान की दया ऐसे थी कि मैंने डागरी पहनी हुई थी और मेरे पास नोटबुक थी, जो कंपनी कमांडर की नोटबुक, उसका जो जिल्द थी, उसका जो कवर था,
वो जब हम कोर्स पे जाते थे तो वो उस टाइम को स्टील के कवर मिलते थे, उसके अंदर पेपर डाल देते थे और वो मैंने अपनी डांगरी में पहना हुआ था। वो जो मेरे को स्प्लिंटर लगा, गोली नहीं लगी थी मेरे को, स्प्लिंटर लगा, वो उसके थ्रू गया और शायद हो सकता है कि उसका जो इम्पैक्ट है वो कम हो गया हो। जब मैं फील्ड हॉस्पिटल में पहुंचा तो मेरे जो सर्जन थे उन्होंने बताया कि साहब, स्प्लिंटर निकाल के दिखाया मेरे को कि आप बहुत लकी हो, अगर स्प्लिंटर थोड़ा सा भी और एक सुई की नोक की तरफ भी नीचे चले जाता तो आप शायद इधर तक ना पहुंचते। तो ऊपर वाले रखने वाले की भी होता है, तो पता नहीं किसकी, जवानों की थी, आशीर्वाद था, आप लोगों का, पलटन का, माँ बाप का आशीर्वाद था कि हम वो स्प्लिंटर जो था वो नीचे तक नहीं गया। फिर साहब ये हुआ कि वो जो पाकिस्तानी थे वो थे साहब बंकर्स में, और जब बंकर्स में पाकिस्तानी साहब थे तो उनके साथ गुत्थम गुत्था फिर शुरू हो गई लड़ाई। जहां से फार आया हमारे जवान उधर ही बढ़े, और आप ये समझे कि जैसे दो गुटों में लड़ाई होती है, जो चीज हाथ में आए, बट आया हाथ में बट, स्पेयर बैरल हाथ में आई स्पेयर बैरल, और घुसे मुक्के जो भी हाथ में आया घुसम घुसा लड़ाई हुई। उसमें हमने काफी उन जवानों का नुकसान किया और हमारे जवानों का भी नुकसान हुआ, पर उतना नहीं। अब क्या हुआ, जब मार शुरू पड़ गई उनको, उन्होंने धीरे धीरे विड्रॉ करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने धीरे धीरे विड्रॉ करना शुरू किया तो सुबह हो चुकी थी, पर अभी भी उनकी जो HMG थी, एक बड़ा बरगद का पेड़ था, उसके नीचे जो उनकी HMG थी और हिली के चारों तरफ जो उन्होंने ऑटोमेटिक वायर लगाए हुए थे, वो अपनी जगह नहीं छोड़ी उन्होंने। एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि हमारा जो था, जो पोजीशन पकड़े हुए थे कई जवान, वो छोटी छोटी टोलियों में बट गए और आपस में कम्युनिकेशन नहीं रही। जो 5-7 जवान थे उन्होंने समझा कि शायद हम ही इधर हैं, बाकियों ने समझा हम ही इधर हैं, पर अपना अपना लड़ाई जारी रखी। फिर क्या हुआ, रात के टाइम में तकरीबन 3:30-4 बजे, 3 बजे या 3:30 बजे रीइंफोर्समेंट हमारी कंपनी आई। उसका कमांडर थे कैप्टन मेजर के राव, वो आए, साथ में उनके कंपनी ऑफिसर थे कैप्टन VS शर्मा। उन्होंने अटैक किया था। जैसे ही उन्होंने अटैक किया तो के राव साहब को शुरू में ही, जैसे वो आगे आए, ब्रश लगा ऑटोमेटिक। जब उनको ब्रश लगा तो उनके जो साइड में 2-4 जवान थे उन्होंने उसको निकालने की कोशिश, बोला मेरे को मत छेड़ो, आप अपना काम करते रहिए, जो आपको हुक्म मिला। वो ब्रश लगते हुए भी, चोट खाए हुए भी आगे बढ़ते रहे। इतनी देर में साहब जो शर्मा साहब थे, शर्मा साहब की कंपनी जो थी, वो प्लेटून थी, वो फायर के नीचे आ गई। और उस टाइम में शर्मा साहब की जो प्लेटून थी, बहुत बहादुरी के साथ वो लड़े साहब। काफी दुश्मन के 10-12 जवानों को उन्होंने खत्म किया और गुत्थम गुत्था लड़ाई में रह गए। पर उस टाइम में ऑब्जेक्टिव जो था पूरी तरह से कैप्चर नहीं हुआ। किस जगह पे हम थे, दूसरी जगह में हम थे, बीच में उनके 2-3 जवान थे। सिचुएशन इतनी अनसर्टेन थी कि पता नहीं लग रहा था कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो ये कहानी थी साहब उस रात की। कैप्टन विष्णु शर्मा साहब ने RT फायर इसलिए अपने मंगवाया ऊपर कि उनके ऊपर जब उन्होंने काफी नुकसान कर दिया तो जो मोरापारा की डेप्थ लोकेलिटी में जो उनके जो जवान रखे हुए थे, उन्होंने काउंटर अटैक किया उनके ऊपर। जब उनके ऊपर काउंटर अटैक किया तो अब तक विष्णु शर्मा साहब का काफी नुकसान हो चुका था, उनके स्ट्रेंथ कम हो गई थी प्लेटून की। तो उनके लिए एक ही चारा था कि अपनी RT सपोर्ट का फायर मांगा जाए। तो जब उन्होंने अपने ऊपर फायर इसलिए मांगा क्योंकि उन्होंने सोचा कि हम मरेंगे अगर, तो दुश्मन को भी लेके मरेंगे। उस टाइम में आपको ये नहीं था दिल में अपनी सेफ्टी का, आपको ये था कि आप ज्यादा से ज्यादा कितने दुश्मन का नुकसान कर सकते हैं। तो जब इन्फेंट्री में जो सिचुएशन फ्लूइड होती है,
आपको ये नहीं पता होता कि आपके जवान की फॉरवर्ड लाइन कौन सी है और दुश्मन के जवान की फॉरवर्ड लाइन कौन सी है। तो काफ़ी ऐसी उदाहरण हैं जबकि आपने ही ऊपर लोगों ने फायर डलवाया। तो विष्णु साहब ने वही कार्रवाई मेरे हिसाब से ये सोचते हुए की होगी। उनको वीर चक्र मिला इस सेक्शन में। साहब राम उग्र पांडे एक बहुत बहादुर एनसीओ थे। उनकी बहादुरी को रिकॉग्नाइज करते हुए उनको महावीर चक्र प्राप्त हुआ। जब वो कंपनी में उनके प्लेटून कमांडर साहब पीएन गुप्ता साहब वो शहादत पा गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके कंपनी कमांडर साहब मेजर एचडी मंजरेकर साहब वीर गति को प्राप्त कर गए। तो उस टाइम में जो इनके सेक्शन कमांडर थे राम उग्र पांडे के, वो कैजुअल्टी हो गए साहब, वो भी वीर गति को प्राप्त कर गए। तो राम उग्र पांडे साहब ने सेक्शन की कमांड खुद ले ली। मुश्किल से उनकी सर्विस होगी 4 या 5 साल। तो उन्होंने सेक्शन की कमांड खुद लेते हुए अपने एलएमजी ग्रुप को बोला कि आप बाएं से बढ़ें और राइफल ग्रुप को दाहिने से लेके दुश्मन के बंकर के साथ क्रॉल किया जाके। जैसे ही पहला बंकर इनको आया, अपने राइफल ग्रुप के साथ इन्होंने उसके ऊपर धावा बोल दिया और दुश्मन के जो 2 या 3 जवान उस ट्रेंच के अंदर थे, उनको इन्होंने बेनेट के साथ या क्लोज क्वार्टर बैटल वेपन यूज करते हुए अपना स्टेन गन और या राइफल फायर के साथ नुकसान पहुंचाया। फिर आगे बढ़े, दूसरा बंकर, दूसरी ट्रेंच, इनके रास्ते में ट्रेंच थी, उसका यही हाल किया जो पहली का किया। तीसरी जब और नजदीक गए ऑब्जेक्टिव के ऊपर, तो उस टाइम में बंकर था, बंकर के अंदर से फायर आ रहा था। राम उग्र पांडे साहब ने रॉकेट लॉन्चर लेके कंधे पे लिया, रॉकेट लोड किया और बंकर के ऊपर फायर कर दिया साहब। बंकर को इन्होंने उड़ाया। जैसे ही बंकर को उड़ाया, साथ ही इनके ऊपर ब्रस्ट आया साहब। उधर बंकर उड़ता है और इधर ये खत्म होते हैं। इस बहादुरी को देखते हुए साहब उनको महावीर चक्र मिला और उनकी याददाश्त में इधर राम विहार नोएडा में बनाया गया। साहब ऐसे है, माइनफील्ड के ऊपर से जाना, वो भी इन्फेंट्री के लिए। इन्फेंट्री के जवान बूट पहना हुआ है, जैसे कोई उनके पास प्रोटेक्शन नहीं होती, कोई एंटी माइन शू नहीं होते, बने नहीं थे उस टाइम में। तो आपको ऊपर से गुजरना है। ये आपकी साहब, अगर आपकी लिखी हुई है तो आपका पैर उसके ऊपर आएगा, अगर नहीं लिखी हुई तो आपका पैर नहीं आएगा। अब क्या हुआ साहब, पाकिस्तान को काफी समय मिल चुका था, 8-9 महीने से वो उस एरिया में ऑपरेट कर रहे थे और उस विलेजेस में उन्होंने अपनी पक्की डिफेंसेस बनाई हुई थी। जो घर थे उनको पिल बॉक्सेस में तब्दील किया हुआ था। और बंगाल में क्या होता है, हर घर में जैसे हमारा किचन गार्डन होता है, हर घर के पीछे एक छोटी सी खेती होती है सब्जी वगैरह या साग सब्जी लगाने के लिए, उनके पास फिशिंग पाउंड होता है। हर घर में छोटा छोटा तालाब होता है जिसमें फिश रखते हैं, वो मछली रखते हैं। और वो तालाब के चारों तरफ ऊंचा बंद बनाया होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी उस तालाब में इकट्ठा किया जाए। उन्होंने क्या किया हुआ था, पाकिस्तान जो आर्मी थी, ये जो बंद बने हुए थे तालाबों के ऊपर, इनको उन्होंने डिफेंस पर्पसेस के लिए कन्वर्ट किया हुआ था। जिससे ये था कि उनके डिफेंसेस तो जो मेन पीछे थी ही, पर जो आगे का इलाका था, जहां जहां ये पॉन्ड थे, आगे घर थे, वो भी एरिया एक ऑलमोस्ट डिफेंसेस का हिस्सा बनाया हुआ था उन्होंने। तो इसलिए जो अटैकिंग ट्रूप्स का जो टास्क था वो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि आप एक बंकर खत्म करते थे, एक ट्रेंच, दूसरी ट्रेंच मिल जाती थी, दूसरी करते थे तो आगे मॉन्ड मिल जाता था, चौथी करते थे तो आगे बंद मिल जाता था। तो काफी था, ये मुश्किल टास्क था, पर हमारी पलटन ने इसको कर गुजरे और अंत में मोरापारा के ऊपर कब्जा किया और पाकिस्तान को वहां से खदेड़ा। दूसरा आपने पूछा है
कि पानी के अंदर माइंस कैसे लगाई हुई थी। साहब उन्होंने क्या किया हुआ था, जो तो सूखी जगह थी वहां तो माइन लगाई थी। मैंने आपको बोला ना, सारा एरिया बॉगी नहीं था, कहीं जगह एक छोटा सा पैच सूखा है, फिर बॉगी एरिया है, पानी है, दलदल है, मार्श है, फिर थोड़ा सा 20-25 गज सूखा है, फिर 100 गज आगे वो है। तो जो सूखा एरिया था वहां पर तो उन्होंने माइंस लगाई हुई थी, एंटी टैंक माइंस, फ्रेगमेंटेशन माइंस। और जो पानी वाला एरिया था वहां क्या किया था उन्होंने, वहां पर जो मिल्क टिन के डब्बे होते हैं उनके अंदर पिन निकाल के हैंड ग्रेनेड डाले हुए थे, और जैसे ही आपको थोड़ा सा टच हुआ वो डब्बा उलट जाता था और हैंड ग्रेनेड आपके पैरों में फट जाता था। इसी तरीके से उन्होंने कई जगह के ऊपर फ्रेगमेंटेशन माइंस जो थी प्राइम करके टांगी हुई थी, कई जगह के ऊपर उन्होंने रैप करके पॉलिथीन में या और किसी चीज में रैप करके, जो वाटरप्रूफ चीज में, उसमें भी पानी में भी डाली हुई थी, कनिस्टर्स में रख के डाली हुई थी, ताकि अगर उसके ऊपर पैर पड़ता है तो फटे, कोई ना भी फटे, पर अगर 10 में से 6-7 भी फट जाएं तो उनका मकसद हल होता है। तो ऐसी उन्होंने तजवीज बनाई हुई थी। देखिए साहब, ऐसे है, हिल्ली की जो टेक्टिकल इंपॉर्टेंस थी, पर्टिकुलरली खास करके विशेष तौर पे ये जो सिलीगुड़ी, हिल्ली, ढाका एक्सिस, सिलीगुड़ी, कूच बिहार, ढाका एक्सिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हिल्ली एक ऐसा एरिया था जहां से हिल्ली से लेकर ढाका तक क्लास 70 ऑल वेदर रोड था। अगर वो क्लास 70 ऑल वेदर रोड जिसके हाथ में आ जाए तो ट्रूप्स का, खास करके बी व्हीकल्स और ए व्हीकल्स की मूवमेंट आसान हो जाती। तो इसलिए इस महत्व को जानते हुए पाकिस्तान ने अपना पूरी जो उनकी इलिट फोर्सेस थी, जैसे बोला मैंने, उनका फ्रंटियर फोर्स, उनको लगाया हुआ था। दूसरी इसकी अहमियत यह थी हिल्ली की, इट वॉज अ डोरवे टू ढाका। अगर आपने हिल्ली ली तो ढाका के लिए दरवाजा खुल जाता था। तो इसलिए उन्होंने अपना पूरा तामझाम ईस्ट पाकिस्तान आर्मी ने हिल्ली के ऊपर लगाया हुआ था। तो अभी हिल्ली कॉम्प्लेक्स 2 हिस्सों में था साहब, जिसमें 2/3 जो हिल्ली है वो थी तकरीबन पाकिस्तान के पास, और 1/3 जो एरिया था वो हमारे पास है इंडिया में, और बीच में से रेलवे लाइन डिवाइड करती थी। जो रेलवे लाइन की ईस्ट में एरिया पड़ता था वो पाकिस्तान का है और वेस्ट में इंडिया का पड़ता था, और उसके पास एक रेलवे लाइन के बिल्कुल ऊपर ही एक बीओपी थी जिसको कहते थे बासुदेव बीओपी, तो वो भी पाकिस्तान के अंदर थी। तो दूसरा ये जो रेलवे लाइन थी ये डायरेक्ट ढाका तक जाती थी। तो इमेजिन करें हिल्ली की टैक्टिकल इंपॉर्टेंस। तो जिसके पास अगर ये रेलवे लाइन और रोड हो तो उस फौज का बिल्टअप एरिया और बिल्टअप आसान हो जाता है, लॉजिस्टिक्स वगैरह, उसका जो बंदोबस्ती एलिमेंट हैं उनको आसान हो जाता है। तो ये हिल्ली की इंपॉर्टेंस थी साहब। देखिए साहब, ऐसे है, टू माई माइंड, मैं हो सकता है इसमें बिल्कुल एक्यूरेट ना हूं, तो ये जो 4 फ्रंटियर फोर्स थी, ये फ्रंटियर फोर्स पाकिस्तान की या उस टाइम में तो इंडिया की थी। हमारे जो पुराने हमारे एक जनरल साहब थे, पुराने जनरल रॉली साहब, वो पहले फ्रंटियर फोर्स में ही थे। कोई और बड़े कई अफसर हमारे पुराने जनरल साहब फ्रंटियर फोर्स में भी नौकरी करते थे, जैसे हमारे 3rd गार्ड के सीओ साहब थे मेजर जनरल विशेश्वर नाथ, वो भी पहले फ्रंटियर फोर्स में थे, फिर वो 3rd गार्ड और राजरिफ में आए। इसी तरीके से मानेक शाह साहब पहले फ्रंटियर फोर्स के थे, आजादी से पहले फ्रंटियर फोर्स के थे, और उसके बाद फिर गुरखाज में आए। तो इसलिए वो फ्रंटियर फोर्स को जानते थे और फ्रंटियर फोर्स उनको जानती थी। तो उन हिल्ली की अहमियत जैसे मैंने पहले आपको बताई है, उसको देखते हुए उन्होंने अपनी जो सिलेक्टिव यूनिट थी वो हिल्ली में लगाई थी, क्योंकि अगर हिल्ली का दरवाजा खुल गया
तो फिर ये फौज, भारतीय फौज सीधी ढाका ही जाके रुकेगी। तो फर्स्ट अटैक था, वो चाहते थे हम कामयाब ना हो, और हमारा इरादा ये था, हमारे सीओ साहब का, शमशेर सिंह साहब, बहुत दलेर अफसर साहब, जहां जहां जवान था वहां वहां वो थे साहब। हमारे जब फॉर्मिंग अप प्लेस थी, फॉर्मिंग अप प्लेस वो होती है साहब कि जहां पर आप लोग एक तरतीब में खड़े हो जाते हैं, और मैंने बोला आप और दुश्मन के बीच में सिर्फ 800 गज का फर्क होता है, जिंदगी या मौत के बीच में सिर्फ 800 गज का फर्क, और वो रात क़यामत की रात थी साहब। उस दिन ये जांबाज कमांडिंग ऑफिसर फुल लाइट्स ऑन करके जीप में फॉर्मिंग अप प्लेस में आते हैं। मैंने कहा कि यार सीओ साहब इतना बड़ा टारगेट अपने आप को पेश कर रहे हैं, लाइट लगाई हुई है, उनके ऊपर बॉम्ब आ सकता है। पर फिर मेरा जो सिखलाई वाला मेरा मस्तक था, उसने बोला नहीं सीओ साहब, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि देखो बेटा मैं भी इधर हूं, मैंने लाइट की हुई है, दुश्मन देखो मेरे को, अगर हिम्मत है तुम में, मैं आ गया, शमशेर सिंह शेर, जितने बॉम्ब हैं तुम्हारे पास, मसाइलें हैं, मेरे ऊपर मारो, हिम्मत है तो जो तुम करना चाहते हो करो, मेरे बच्चे आगे जाएंगे। अब इसके बाद पीछे नहीं रुक सकते, हम फॉर्मिंग अप में आ गए हैं, अब आगे ही जाना है। तो ये तो साहब हमारे कमांडर थे। इसी तरीके से साहब एक नहीं, हमारे जितने यंग ऑफिसर्स बबलिंग विद जोश, एक एक बच्चा, एक एक जवान, एक एक अफसर, एक एक जेसीओ साहब एक मिसाल थे साहब। हमारी पलटन को साहब 3 महावीर चक्र मिले इस लड़ाई में। कमांडिंग अफसर साहब को मिला, राम उग्रे पांडे साहब को मिला, शमशेर सिंह सामरा साहब, बहुत जांबाज अफसर साहब, अल्फा कंपनी में। 2 बंकर उन्होंने साहब उड़ाए, और तीसरा बंकर जब उससे पहले उनको बस लगा और सुबह उनका लाश जब उठाई गई, उनकी डेड बॉडी, तो अभी भी हाथ में ग्रेनेड पकड़ा हुआ था, और इस मुद्रा में थे कि ग्रेनेड फेंकने की मुद्रा में थे साहब, और प्राण निकल गए और हाथ जम गया, ग्रेनेड हाथ में ही रह गया। ऐसे ऐसे अफसर थे साहब। ग्लैडिएटर साहब, उस टाइम में यह था कि देश ने यह मांगा कि हमें थोड़ा सा बांग्लादेश दे दीजिए। उस टाइम में सोच ये थी कि रिफ्यूजी आ गए थे, इंडिया की इकॉनमी बहुत पुअर थी, हम उनका भार नहीं झेल पा रहे थे। तो काफी मीडिया में और प्रेस में यह आ रहा था कि भैया बांग्लादेश तो शायद ईस्ट पाकिस्तान तो पूरा ना ले पाए, पर अगर थोड़ा सा इलाका मिल जाए मुक्ति बाहिनी को और फ्रेंडली फोर्सेज उनकी हेल्प करके, ये जो रिफ्यूजी आए वापस चले जाए। क्या मांगा था साहब? संजीवनी बूटी। और भारतीय सेना क्या ले आई? पूरा पहाड़ लेके आ गई बूटी का। मांगा था एक लिमिटेड एरिया, और पूरा बांग्लादेश भारतीय सेना ने देश के झोली में डाल दिया। ये है साहब हमारे कमांडर्स, ये है हमारे जवान, जेसीओज और हमारे अफसर। सबकी साहब, सीओ साहब की ज्यादा से ज्यादा 11 साल 12 साल नौकरी थी। हमारे 2आई साहब, मेजर चौधरी साहब, उनकी बहुत बहादुर अफसर, उनकी ज्यादा से ज्यादा 9 या 10 साल थी नौकरी। हम लोगों की 1.5 2 साल तो नौकरी थी सारी। मजरेकर साहब की होगी तो 2 2.5 साल, सामरा साहब की होगी 2 2.5 साल, 1.5 साल, और गुप्ता साहब की मिशन 11 महीने थी। विष्णु शर्मा साहब की होगी कि 1.25 साल 2 साल नौकरी। तो यंग अफसर थे साहब, मौत से निडर, पता नहीं मौत क्या होती है, कर गुजरने का जज्बा था साहब। बाकी आपके सामने है साहब, पूरा इतिहास आपके सामने है, इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं।